नमस्कार दोस्तों, अपने इंग्लिश की क्लास आर्टिकल टॉपिक की अपन आगे शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने अब तक जो थोड़ा बहुत डिस्कस किया है हल्का सा उसको रिवाइज करके फिर अपना जो है आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने जो है टॉपिक चल रहा था अपना आर्टिकल टॉपिक्स में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया बेसिक्स के बारे में, जो छोटी बड़ी जानकारी होती है कि आर्टिकल के दो अलग अलग नाम क्यों हैं, आर्टिकल कितने हैं, एएन में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें हम बेसिक्स में जानकारी कर चुके हैं। उसके बाद बेसिक्स के बाद हमारे जो है चल रहे थे रूल्स, नियम। हम लोगों ने जहाँ तक हमारी जानकारी है अपनी, हम लोग 4 पॉइंट्स जो है बात कर चुके थे, 4 रूल्स तक। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब आगे बात करते हैं। याद यही रखें जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नाउन्स बेस होते हैं आर्टिकल के। नाउन ये आधार है, तो इनके अकॉर्डिंग देखो क्या है, आप ये ध्यान रखें कि नाउन 3 है वैसे मेन कैटेगरी, सिंगुलर या फिर वो प्लूरल है और या फिर वो क्या है, अनकाउंटेबल। इन्हीं पर बेस्ड है अपना पूरा टॉपिक। या तो नाउन सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल या अनकाउंटेबल। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपने कोई भी वर्ड लिया है जैसे आपने कहा सिंगुलर है बस, प्लूरल हो गया बसेस, और जैसे हमने ये बात की तो पेट्रोल जो है वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल। स्टार्टिंग का जो पॉइंट था अपना कि प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं ये मोस्टली इनके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। बाकी जितने भी पार्ट हैं उनके पहले कुछ कुछ कंडीशंस में जो अपना ये सिंगुलर बसता है, इसके पहले काफ़ी सारी कंडीशंस होती है अलग अलग, जिनकी हम बात कर रहे थे हमारी क्लास में। अब चलते हैं आगे, कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, अब चलेंगे नेक्स्ट अपना 5th पॉइंट। देखिए रूल्स, आप संख्या से नहीं डरें। देखिए रूल्स तो हो सकते बहुत सारे हों, आप सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से रीड करें दोबारा। कोई भी रूल आपको बताया जाता है तो रूल्स को याद करने की कोशिश नहीं करें, आप कोशिश करें एग्जाम्पल्स को देखने की, उनके ऊपर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस ढूंढने की। उसको आप करेंगे तब जाके सारे रूल्स माइंड में अपने आप छप जाएंगे। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक रूल्स की संख्या आपको दुखी करेगी। तो इसलिए संख्या पर नहीं जाए, अपन एक एक चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं रहनी चाहिए जो बच जाए अपने काम से। 5th नंबर देखिएगा, कुछ वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि आपको जानकारी है कि प्रीपोजिशंस काफ़ी हद तक जो है आर्टिकल को प्रभावित करता है। तो देखिए आप ध्यान रखें, अगर कहीं पर इन और उसके बाद हमने अगर लिखा हुआ देखा नाइट, तब क्या होना चाहिए। हम अगर लिखें इन स्पेस इवनिंग, तब क्या होना चाहिए। हम लिखें इन स्पेस मॉर्निंग, तब क्या होना चाहिए। या फिर हम इन लिखें फिर लिखें आफ्टरनून, तब क्या होना चाहिए। तो ये कुछ टाइम शो करने वाले शब्द हैं। यहाँ देखो, इन सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है इन। बाई चांस अगर मैं कुछ ऐसे वर्ड लिखूं जैसे हमने लिखा एट, यहाँ मेरा वर्ड होता मान लीजिए नाइट, या फिर हम लिखें एट, यहाँ मैं लिख देता नून, एट, या फिर मैं लिख देता डे ब्रेक भी कह देते हैं वैसे इसको, नून को डे ब्रेक, या फिर आप लिखते एट सनराइज, या फिर आप लिखते एट डॉन, एट डस्क। तो देखिए दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं। आपके काम की ये है कि दोनों में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रीपोजिशन है जब तो हमें आर्टिकल लिखने हैं और कौन सा प्रीपोजिशन है जब हमें आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान दें, अगर इन यूज़ है तो हम यूजुअली इनके पहले जो है द का यूज़ कर लेते हैं। इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। पर अगर बाई चांस इन सबसे पहले एट लिखा हो तो ऐसी स्थिति में हमें जो है आर्टिकल की ज़रूरत नहीं रहती है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एट नाइट, एट नून,
एट डेब्रिक, एट सनराइज, एट डॉन, एट डस्क। यहाँ थोड़ा ध्यान दें, डॉन और डस्क जो ये है, ये सुबह और शाम के लिए, प्रातःकाल और संध्या काल, ठीक है, प्रातःकाल और संध्या काल, इस तरीके से इनका मतलब होता है। खैर, हमारा यहाँ काम है आर्टिकल से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपने लिखा ही केम हियर एट स्पेस नाइट। हालांकि अभी तक देखिए नाइट वाला क्वेश्चन ही काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है एग्जाम्स में, और या फिर ये लिखते ही गोज टू दिल्ली ए नाइट। तो देखिए दोनों अलग अलग कंडीशन है। हमारा काम है कि आर्टिकल क्या आना चाहिए, तो यहाँ एट लिखा है तो इसलिए हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ इन लिखा है तो हम क्या लिखें, दा। इनके साथ हम दा लिखते हैं और एट के साथ यहाँ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग प्रीपोजिशंस का अलग अलग स्ट्रक्चर है। ये प्रीपोजिशन इन है तब हम दा लिखते हैं, और इन नहीं है तब हम लोग जो है इनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते एट की कंडीशन में। देखिए आप आराम से, हम लोग एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलें साथ में, तभी जाके अपना टॉपिक कवर होगा। अदरवाइज आप सिर्फ इनको देखते जाए, देखने से काम नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट नंबर अपना जो भी चल रहा हो, अलग अलग नंबरिंग भी हो सकती है, हमारे लिए ज़रूरी नंबरिंग नहीं है। फिर भी हम लोग 5th रूल के बाद अब बात करते हैं 6th नंबर की। एक आइडिया रहता है, 6 नंबर पॉइंट पर चलते हैं, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलें। छोटी बड़ी हर एक बात हमारी कवर होनी चाहिए। देखिए बात चल रही है अब नेक्स्ट लैंग्वेज नेम्स, या हम बात करें जितनी भी भाषाएं हैं उनके नाम की। तो देखिए लैंग्वेज नेम्स, हिंदी, अंग्रेजी है, संस्कृत है, जर्मन है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है। तो भाषाओं के लिए क्या कंसेप्ट है? सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा एक ऐसा नाम है जिसका बहुवचन नहीं बनाते। जैसे अंग्रेजी का बहुवचन नहीं बनता है, तो नॉर्मली एक ऐसा फॉर्मेट है जो अनकाउंटेबल जैसा है, तो वैसे तो इनके पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए। फिर भी इस पॉइंट को हम 3 अलग अलग कंडीशन में समझते हैं, फिर उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए अगर कोई सेंटेंस में हमें लिखा हुआ मिले भाषा का नाम, कोई भी लैंग्वेज का नाम लिखा है, तो सामान्य तौर पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये थी पहली कंडीशन। दूसरी देखिए, अगर कहीं भी हमें भाषा का नाम तो लिखा मिला, लेकिन उसके जस्ट साथ में हमको क्या शब्द लिखा हुआ दिख रहा है, लैंग्वेज शब्द। भाषा का नाम तो है, उसके साथ जुड़ा हुआ है लैंग्वेज शब्द। तो जब भी कभी भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज शब्द जुड़ा हो, तब हम किसका यूज करते, दा का। कितनी कंडीशन हुई, 2। आगे बात करते हैं, देखो तीसरी, 3 कंडीशन है इसमें भाषा के नाम में। अगर किसी सेंटेंस में लिखा हुआ तो है भाषा का नाम, यानी भाषा नाम लिखा हुआ तो भाषा का नाम जैसा ही लग रहा, लेकिन सेंटेंस को पढ़कर हमें महसूस हुआ कि यहाँ ये भाषा का नाम जो लिखा है वो एक्चुअली भाषा की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है कुछ लोगों की, उस राष्ट्रीयता की, उस राष्ट्र के लोगों की। यानी भाषा का नाम लिखा है और सेंटेंस को पढ़कर लगे कि वो लोगों की बात कर रहा, ऐसी स्थिति में उसके पहले भी हम क्या लगाते हैं बेटा, दा। तो 3 कंडीशन है, अच्छे से सुन लें। पहली कंडीशन, भाषा का नाम लिखा है, आर्टिकल का यूज नहीं करना है। दूसरी कंडीशन, भाषा का नाम लिखा है और साथ में लैंग्वेज शब्द जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, तब दा आता है। तीसरी कंडीशन, अगर भाषा का नाम लिखा है और हमें सेंटेंस पढ़कर लगा कि नाम भाषा का है पर ये भाषा की बात नहीं, लोगों के लिए आ रहा ये शब्द, जैसे द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग, तो ऐसी स्थिति में भी दा का यूज करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट्स को एक बार देखें आप आराम से। कंसेप्ट को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रख देता हूं, ताकि इस चीज को अच्छे से हम समझ पाएं। इनको देखें, फिर ये सेंटेंसेस को अपन देख सकते हैं। जैसे आई
can't speak Chinese. Next, Chinese invented प्रिंटिंग। चाइनीज ने खोज की प्रिंटिंग की। चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। देखो, तीन कंसेप्ट ये हैं, इन तीनों को देखें, फिर कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। अभी सिर्फ एक वर्ड को लेके तीन कंसेप्ट हैं और तीन सेंटेंस हैं। अच्छे से देखें, तीनों में अपने पास में पहला सेंटेंस क्या कह रहा। पहला सेंटेंस कह रहा कि मैं नहीं बोल सकता चाइनीज। यहाँ चाइनीज जो है वो भाषा के लिए आ रहा है और भाषा के नाम के पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं है, कि पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो है पहले सेंटेंस में आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि भाषा की बात कर रहा है कि मैं चाइनीज जो है नहीं बोल सकता। अगले सेंटेंस में देखें, चाइनीज इन्वेंटेड प्रिंटिंग, कि चाइनीज ने यानी चाइनीज लोगों ने इन्वेंट किया, खोज किया, अपन आविष्कार शब्द बोलते हैं वैसे इन्वेंट को, तो चाइनीज ने आविष्कार किया प्रिंटिंग का। ये अपने जो प्रिंटर वगैरह होते हैं, तो यहाँ ये शब्द जो चाइनीज लिखा है ये है तो भाषा जैसा लग रहा, पर बात किनकी कर रहा, लोगों की। ऐसी स्थिति में हम क्या लिखें बेटा, यहाँ पर द चाइनीज, यानी चाइनीज लोगों ने इन्वेंट की प्रिंटिंग। अगले सेंटेंस में देखें, चाइनीज वर्ड है और चाइनीज वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है लैंग्वेज शब्द। ऐसी स्थिति में हम क्या लिखें, द चाइनीज लैंग्वेज। क्या लिखें हम लोग, द चाइनीज लैंग्वेज। तो दोनों स्थितियां, तीन कंडीशन आपको मैंने बता दी है, तीन सेंटेंस भी आपको समझा दिए हैं। जैसे कि भाषा के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज शब्द जुड़ा हुआ है, तब हम दा लिखते हैं। और तीसरी कंडीशन, नाम भाषा का जैसा लग रहा पर सेंटेंस पढ़ने से मालूम हुआ कि लोगों की बात करता है, तब क्या आता है, दा। वापस इसी चीज को और अच्छे से समझाने के लिए मैं तीन चार एग्जाम्पल्स और दे देता हूं। ये था समझाने के लिए, तीन एग्जाम्पल्स हम लिख चुके हैं, फोर्थ नंबर से आगे आप लिख सकते हैं। हिंदी इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, कि हिंदी जो है वो एक काफ़ी कठोर भाषा कह सकते हो, कठिन भाषा कह सकते हो। तो हिंदी इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए आगे, जर्मन डिफीटेड स्पेस इंग्लिश इन द वॉर। जर्मन ने हराया, डिफीटेड यानी हराया, जर्मन ने हराया इंग्लिश को युद्ध में, वॉर यानी युद्ध में। जैसे ये है, वह अंग्रेजी बोलती है धारा प्रवाह से, फ्लुएंटली, बहुत अच्छे से बोल पाती है। आगे देखिए, फ्रेंच आर फेमस फॉर देयर फूड। फ्रेंच जो हैं वो अपने भोजन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सेंटेंस जो 8 नंबर है, ये पहले किसी पुरानी परीक्षा में थोड़ा टिपिकल जैसा लगता है नहीं, बस प्रतीत होता है थोड़ा सा अलग सा।
ठीक, तो देखिए ये सेंटेंस आप आराम से 1 मिनट के लिए वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। पॉज करके आपके जो ओपिनियन है कि मैं अगर ये सेंटेंस सॉल्व करता तो मेरे हिसाब से कौन से सेंटेंस में क्या आंसर होना चाहिए था वो। चले हम बात करते हैं। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा कि हिंदी इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। हिंदी एक कठिन भाषा है। यहाँ हिंदी भाषा का नाम लिखा, लेकिन हिंदी के साथ लैंग्वेज शब्द जुड़ा हुआ नहीं। देखो लैंग्वेज शब्द यहाँ दिया हुआ है, वो जो लैंग्वेज शब्द है ये देखो जुड़ा हुआ। देखो आप 9 नंबर में 9 नंबर देखें, हिंदी के साथ लैंग्वेज शब्द क्या है, जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ जब आता है तब तो हम क्या यूज़ करते हैं, दा। बाकी ये और वो लैंग्वेज अलग अलग है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें यहाँ पर, क्रॉस। बात करते हैं फिफ्थ सेंटेंस की। फिफ्थ देखें, जर्मन डिफीटेड इंग्लिश इन द वॉर। वॉर यानी युद्ध में, और डिफीटेड यानी हराया। तो जर्मन ने हराया इंग्लिश को युद्ध में। अब जर्मन भाषा और अंग्रेजी भाषा में तो युद्ध होने से रहा। सेंटेंस को पढ़कर हमें लगा कि ये बात लोगों की हो रही है, उस नेशनलिटी की, यानी लोगों के बारे में, राष्ट्रीयता की बात हो रही है। तो दोनों ही जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे कि जर्मन लोगों ने हराया अंग्रेजों को, अंग्रेज लोगों को। तो दोनों ही जगह हम क्या लिखें, द जर्मन डिफीटेड द इंग्लिश। आगे बात करते हैं, सी स्पीक्स स्पेस इंग्लिश फ्लुएंटली। वह बोलती है अंग्रेजी बहुत अच्छे से। यहाँ सिर्फ भाषा का नाम है और भाषा के नाम के पहले आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ये रही बात। आगे चलें अपन। फ्रेंच आर फेमस फॉर देयर फूड। फ्रेंच अपने भोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंच अपने भोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, पढ़कर हमें महसूस होता है कि ये फ्रेंच भाषा की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा फ्रेंच लोगों की, क्योंकि भोजन के लिए वही तो प्रसिद्ध है, क्योंकि भाषा कोई प्रसिद्ध नहीं होती थी। यहाँ फ्रेंच लोगों की बात कर रहा है, इसलिए द फ्रेंच। आगे देखिए, ये सेंटेंस दिखने में थोड़ा अटपटा सा प्रतीत होता है, पर आप ढंग से पढ़ें। अंग्रेज बोलते हैं अंग्रेजी। ये सेंटेंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है गवर्नमेंट पहले भी किसी एग्जाम में, कि अंग्रेज बोलते हैं अंग्रेजी। तो अंग्रेज बोलते हैं अंग्रेजी, इसमें देखिए पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ अंग्रेजी बोलती है नहीं, अंग्रेज बोलते हैं, लोग बोलते हैं भाषा। तो यहाँ लोगों की बात करा, इसलिए द इंग्लिश, यानी अंग्रेज लोग बोलते हैं भाषा, नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आप समझ लें। तो इस पॉइंट में जो कि हमारा 6th नंबर था, इसमें हमने 3 चीज़ें बात की। भाषा के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज शब्द जुड़ा है तो द आता है, और तीसरी कंडीशन नाम भाषा का लिखा है और बात लोगों की या राष्ट्रीयता की बात कर रहा हो तो उससे पहले हम द लिखते हैं। अच्छे से देखें इनको, अपने विचारों को, अपने ओपिनियंस को मैच करें और फिर आगे बढ़ते हैं। आप वीडियोस को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 7th पॉइंट की। 1 बाय 1 करके देखिए, सिर्फ रूल्स लर्न करने से काम नहीं बनेगा। आप उन रूल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से स्टडी करें, उनको स्टडी करें। जैसे मैथ्स में होता है, मैथ्स में लाखों गुण ये सूत्र वगैरह फॉर्मूलाज होते हैं, वो डायरेक्ट आप अगर सिर्फ फॉर्मूले याद करने की कोशिश करोगे तो वो याद कतई नहीं होंगे। हमारा काम कब बनेगा, जब हम उसके एग्जाम्पल्स को स्टडी करें। तो एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे तो सारी चीज़ें फिर दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। देखिए हम लोग 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं, 7 नंबर की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखिए बात करते हैं 7th में डिजीज नेम्स की। डिजीज यानी हम बात कर रहे हैं बीमारी के नाम की। देखिए बीमारी, जिसको आप अंग्रेजी में डिजीज कहते हो, तो वैसे तो बीमारी के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। आप आराम से लैंग्वेज भी बनाकर लिख सकते हैं, हालांकि ये नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अभी हमारा काम है अच्छे से कंसेप्ट को समझना। तो हमने बात की है बीमारी के नाम की। बीमारी के नाम जितने भी है, मलेरिया है, बुखार है, कैंसर है, फीवर है, जो भी डायबिटीज़ वगैरह है, या और भी बहुत सारी न्यूमोनिया वगैरह है, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो बीमारी के नाम का क्या, तो देखिए बेटा 2 कंसेप्ट अच्छे से समझें कि अगर आपको कहीं पर भी बीमारी का नाम लिखा हुआ दे, तो बीमारी के नाम के पहले तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं।
एक दो हर एक कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में बैठाएं कि बीमारी का नाम लिखा है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। एक तो ये कंसेप्ट हुआ, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा क्या है, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, अपवाद मान के चलें या कोई विशेष कारण से, जिनके पहले हम सामान्य दा लिखते ही हैं, बाकी किसी बीमारी के पहले नहीं। ये चार एक कुछ नाम ऐसे हैं, अभी मैं आपको बता देता हूं, उनका आपको खासकर ध्यान रखना है। समझने की बजाय आप इनका नाम ध्यान रखें। जैसे मैं यहाँ बीमारियों के नाम लिख देता हूँ, फिर हम समझ भी लेते हैं। देखिए लिखा है, जैसे मान लीजिए मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स, स्वाइन फ्लू और प्लेग। ये कुछ बीमारियां हैं जिनके पहले खास तौर पर हमको क्या लिखना है बेटा, दा। दो कंसेप्ट है, आप आराम से समझ लें। क्या कंसेप्ट है कि वैसे तो बीमारी के नाम के पहले हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। पर अगर बात आती है इन कुछ बीमारियों की, जैसे मम्स है, मम्स का मतलब क्या होता है, मम्स यानी गले का रोग, गलसुआ भी कहते हैं, गला सूज जाता है, गला खराब रहता है, तो गले की बीमारी है मम्स। आगे बात करते हैं मीजल्स की। मीजल्स होता है खसरा, एक तरह का बुखार टाइप का, खसरा बोलते हैं, या ये जो चिकन पॉक्स माता निकलती है वैसे, तो ये वो बीमारी है। आगे लिखा है रिकेट्स। देखिए रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से भी कह सकते हो, या कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती है। सूखा रोग, जर्रा रोग भी कहते हैं, हड्डियों का कमज़ोर होने का रोग भी कहते हैं। स्वाइन वैसे सुअर को बोलते हैं, स्वाइन फ्लू यानी सुअरों से फैलने वाली बीमारी, इसके पहले भी दा आता है। और एक लास्ट में हमने लिखा है प्लेग। प्लेग जो है वो चूहों से फैलने वाली बीमारी है। चूह काफ़ी बड़ी त्रासदी भी हुई थी काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी समय बीत चुका है, खैर अब तो इनका इलाज संभव है। तो प्लेग यानी चूहों से फैलने वाली बीमारी। तो यहाँ देखिए दो कंसेप्ट, बाकी किसी बीमारी का नाम है, किसी डिजीज़ का नाम है, तब तो आर्टिकल नहीं लिखना है। पर ये कुछ बीमारियां हैं जिनके पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दा। अब कुछ वर्ड की मैं बात कर लेता हूँ, कैसे। देखिए बाई चांस किसी भी सेंटेंस में आपने मान लीजिए कोई बीमारी का नाम लिखा है, कैंसर लिख दिया, या बुखार को जैसे आप कहते हैं फीवर, या जैसे आपने और कोई बीमारी लिख दी मलेरिया, या आपने लिख दिया डायबिटीज़, मधुमेह जिसको बोलते हैं, डायबिटीज़ लिख दिया। तो ये जो बीमारियां हैं सामान्य तौर पर बीमारी के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। पर यहाँ जो हमने लिखा है, जैसे आपने लिख दिया मान लो मम्स, या मान लीजिए हमने लिखा है मीजल्स, तो इनके पहले जो है हम लोग दा लिखते हैं। बाकी कोई बीमारी है, जैसे कहा कैंसर नहीं आएगा, फीवर बुखार नहीं आएगा, मलेरिया हो गया, डायबिटीज़ जो मधुमेह, इनके पहले हमको आर्टिकल लिखना नहीं है। तो दोनों कंसेप्ट अच्छे से देख ले कि सामान्य तौर पर बीमारी के पहले आर्टिकल नहीं आता है। ये कुछ अपवाद स्वरूप हैं जिनके पहले हमको नॉर्मली दा लिखना होता है कि इनका नाम आएगा तब तो दा, बाकी किसी बीमारी के पहले हम लोग जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो आप एक एक चीज़ को अब नोट कर सकते हैं, पहले अच्छे से बातों को सुने, फिर उनको ध्यान रखने के उद्देश्य से अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट में एक चीज़ और भी नोटेबल है, एक चीज़ और भी है जो बहुत ध्यान रखने की है। क्या है देखिए, 7th पॉइंट में ही बीमारियों से रिलेटेड एक चीज़ हो रहा है कि जनरली कुछ सिम्टम्स, देखिए बेटा सिम्टम्स, आप शब्द सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सिम्टम्स का मतलब आप हिंदी में लेते हैं क्या, लक्षणों की बात कर रहा है ये, लक्षणों की, एक सेकेंड, सिम्टम्स जिनको अंग्रेजी में कहते हैं। के पहले देखिए कुछ जनरली कुछ लक्षणों के पहले सिम्टम्स होते हैं लक्षण किसी भी बीमारी के। किसी में सर दर्द होता है, किसी में पेट दर्द होने लगता है, किसी में पैरों में दर्द होता है, अलग अलग बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं। तो वैसे तो बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं,
पर आप कुछ लक्षणों का ध्यान रखें कि ये अगर सिम्टम है, ये शब्द अगर लिखा हुआ है तो इसके पहले कौन सा है। बीमारियों के लिए मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि बीमारी के पहले आर्टिकल नहीं आता है। 5-6 बीमारियों के नाम मैंने बताए जिनके पहले हम दा लिखते हैं। अब बात यहाँ 7th पॉइंट में ही हम लोग कर रहे हैं बीमारियों के से रिलेटेड कुछ लक्षणों की। तो वैसे तो बीमारियों के लिए जो बात की है, इनसे संबंधित आर्टिकल का यूज़ वैसे लक्षण के पहले नहीं होना चाहिए, पर ये कुछ लक्षण हैं जिनका आपको ध्यान रखना है या फिर आपको लर्न रखना है। जैसे देखिए, आपने लिखा मुझे हेडेक है। हेड यानी सर और एक, एक का मतलब क्या होता है, दर्द, सर दर्द, हेडेक। इसके पहले सामान्य तौर पर क्या लिखा जाता है, ए। मान लीजिए दांत में दर्द है तो वो ये इसके साथ टूथ के साथ जुड़ जाएगा, टूथ हैक, ठीक है। या फिर पीठ में दर्द है तो हम क्या लिख दें, बैक एक। तो इनके पहले ये कुछ फंडे हैं, कुछ वर्ड है। जैसे किसी को ठंड लग गई, सर्दी लग गई, हैविंग अ कोल्ड, तो इसके पहले लिख देते हैं। हार्ट अटैक का भी ध्यान रखें, हार्ट अटैक, इसके पहले हम लिख देते हैं ए। किसी का गला खराब है तो गले को तो क्या कहते हैं, थ्रोट, और खराब होने को सोर, सोर, खराब होना, दर्द होना, तब भी ए लिख देते हैं। मतलब कोई भी जैसे आप इनकी बात करें तो लक्षण जो ये कुछ लक्षण है इनका आप ध्यान रखें। जैसे मान लो पेट दर्द हो रहा हो तो पेट दर्द को क्या बोलते हैं, स्टोमक एक, पेट यानी स्टोमक, और दर्द को क्या बोलते हैं, एक। तो ये ज़रूर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि वैसे बीमारियों के लिए तो हमने कंसेप्ट क्लियर किया है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं किसी के, जिनके पहले भी आमतौर पर हम आर्टिकल ए लिखते हैं। तो इनका जो है अपने को ध्यान रखना है। अलग अलग रीज़न हो सकते हैं इनके, पर हमें तो ध्यान रखने से मतलब है। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन करें। तो ये था 7 नंबर पॉइंट, अपना कंसेप्ट था बीमारियों से रिलेटेड। तो बीमारियों के लिए तीनों कंसेप्ट आप समझ सकते हो। लक्षणों के लिए ये स्थिति है, बाकी बीमारियों के पहले आर्टिकल नहीं आता। मम्स, मीजल्स, रिकेट्स वगैरह कुछ बीमारियां हैं जिनके पहले दा आता है। बाकी तो देखिए प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, उससे और स्थिति क्लियर हो जाएगी। इनके अब तक 2-3 क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं तो उनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे 8 पॉइंट की ओर। देखिए 8 पॉइंट, हम अलग अलग जगह अलग अलग बात कर रहे हैं, रूल्स अपने चल रहे हैं आर्टिकल के। और आपने एक चीज़ ये भी नोटिस कर लिया होगा कि आर्टिकल काफ़ी हद तक प्रीपोजिशन से संबंध रखते हैं। आपने जैसे दिशाओं के नाम के लिए बात की कि दिशाओं के पहले प्रीपोजिशन है तो आर्टिकल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसी से रिलेटेड अभी एक पॉइंट और देखा था आपने शुरुआत में, जैसे नाइट के पहले इन है तो दा आएगा, एट है तो नहीं आएगा। उसी टाइप से देखिए आगे 8 पॉइंट की बात करते हैं हम लोग कि अगर कहीं पर आपने आर्टिकल देखा इन और उसके बाद आपने लिखा हुआ देखा पेन या पेंसिल, ये स्पेशल इन्हीं के लिए है, पेन या पेंसिल। तो अगर कहीं आपने लिखा देखा इन और उसके आगे पेन या पेंसिल लिखा, ऐसी स्थिति में किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक एक कंसेप्ट को, यहाँ वो स्तर, स्कूल वाला स्तर नहीं चल रहा है कि ताजमहल के पहले दा, गंगा नदी के पहले दा, जो विशेष अर्थ के पहले दा, वो चीज़ें छोटी हैं, उनको लास्ट में भी डिस्कस किया जा सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं वो विवादास्पद चीज़ें जो स्पेशल कंडीशंस हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अच्छे लेवल की परीक्षा देने जा रहे हो तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो इनके बाद ये, और अगर बाई चांस यहाँ लिखा मिले विद और फिर आपको दिया मिले पेन या पेंसिल, तो विद अगर लिखा है इस स्थिति में तो हम क्या लिख सकते हैं, ए। बाकी अगर इन दिया है, इनके बाद पेन या पेंसिल लिखा है, तो ऐसी स्थिति में हमको किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। देखें अच्छे से एग्जांपल्स को। यहाँ पेन या पेंसिल कुछ भी लिखा होता सोचिए, और यहाँ ये पेंसिल लिखा, थोड़ा ध्यान से देखें।
तो दोनों सेंटेंस को आप देख लो, लिख लो आराम से, और आप समझ पाएंगे दोनों स्थितियों को कि कौन से सेंटेंस में आर्टिकल की ज़रूरत है और कौन से में नहीं। क्योंकि ये देखो काफ़ी हद तक प्रीपोजिशन जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। किसको इफ़ेक्ट करते हैं? आर्टिकल को। तो देखिए, ही राइट्स इन, देखिए लिखने के लिए इन आता है, ये तो आगे प्रीपोजिशन की चर्चा है कि कब क्या आना चाहिए। अभी हमारा मुद्दा है आर्टिकल का। तो हम बात कर रहे हैं कि पेन हो या पेंसिल, अगर इनके पहले इन है तो आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। और बाई चांस अगर बात की जाए आई वुड लाइक टू राइट विद डैश पेन या पेंसिल, तो ऐसी स्थिति में विद आया है यहाँ, तो विद के बाद हम क्या लिख देते हैं? ए। मतलब कोई खास फर्क पर नहीं पड़ता है कि वह लिखता है पेन या पेंसिल से, तब भी मतलब तो वही रहेगा। और मैं लिखना पसंद करूँगा पेन या पेंसिल से, लेकिन फ़र्क पड़ेगा आर्टिकल पर कि अगर इन है तब हमें आर्टिकल नहीं लगाने हैं, और विद है तो ए लिखना है। लिखें आप आराम से, पोज करते हुए एक एक पॉइंट को जो है लिखते जाएं। चलते हैं आगे। नंबर 9 नंबर देखिएगा। हम बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो आपने जब भी हम किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की हम क्या बताते हैं? जब देखो गति, गति को आप क्या कहते हो बेटा? स्पीड। कीमत, कीमत को हम क्या कहते हैं? प्राइस। या बताते रेशियो, कोई चीज़ का रेशियो बता रहे हैं, अनुपात। मैंने कहा किसी भी नाउन प्रोनाउन की गति, कीमत, अनुपात हम जब भी बताते हैं तो हम क्या शब्द काम में लेते हैं? देखो आपने देखा होगा हम अंग्रेजी में एक शब्द लिखते हैं पर, या फिर एक गणित में चिन्ह आता है ऐसा, या फिर हिंदी में हम क्या लिख देते हैं बेटा? प्रति। तो हम किसी भी नाउन प्रोनाउन की गति, कीमत, अनुपात को शो करने के लिए, दर्शाने के लिए या तो अंग्रेजी का पर लिखते हैं, या गणित का ये चिन्ह बनाते हैं, या फिर शब्द यूज करते हैं क्या? प्रति। तो जहां जहां भी हम ये काम में ले सकते हैं, इसकी जगह जगह पर हम क्या काम में ले सकते हैं? ए या एन। यानी जो अर्थ इनका है सेम वही अर्थ कौन बता सकता है? ए या एन का। गलत ये भी नहीं है, ये भी ठीक है, और इनकी जगह अगर आर्टिकल की बात की जाए तो ये भी ठीक है। कुछ एग्जांपल्स स्टडी कर लेते हैं। ही अर्न्स, वह कमाता है, ₹5000, यहां मान लीजिए लिख दिया पर मंथ, या हमने लिखा दिस बाइक रन्स एट 100 किलोमीटर पर आवर। या फिर हम लिखें, इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, 2 टाइम्स डे, पर डे के। तो देखिए ये सेंटेंस आपके सामने तीनों, अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें कि हम यहाँ किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी हम हिंदी में प्रति शब्द काम में लेते हैं, मैथ में ये चिन्ह लगाते हैं, या अंग्रेजी में हम बोलते हैं पर, तो जहाँ जहाँ इनको काम में लिया जा सकता है वहाँ इनकी जगह हम ए और एन को भी काम में ले सकते हैं। फ़र्क कुछ नहीं है, बात वही है, पर अगर आर्टिकल के रिगार्डिंग बात करता है तब तो फिर ए एन को ही काम में लेना है। जैसे देखते हैं कुछ सेंटेंस। ही अर्न्स, वह कमाता है ₹5000 प्रति माह। अब आप यहाँ प्रति माह को या तो क्या लिखते? पर, या आप ऐसा चिन्ह लगा देते, या हिंदी में क्या बोलते? प्रति। पर वो ना लगाना चाहे और आर्टिकल की बात करें तब हम क्या लिखें? ए मंथ। बात वही है, प्रति माह, चाहे पर मंथ कह दें चाहे ए मंथ कह दें, कोई इशू नहीं है। जैसे ये बात करता है कि यह बाइक दौड़ती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो यहाँ आवर लिखा हुआ है,
आप चाहे तो क्या लिख सकते थे, पर आवर, या आप ऐसा चिन्ह बना लेते, या फिर हिंदी में आप क्या बोलते, प्रति। लेकिन आप अगर अंग्रेजी की बात करते हैं तो आवर साउंड स्वर यानी वोवेल साउंड, इसलिए यहां पर हम क्या लिखे, एन आवर, प्रति घंटा। आगे बात करें, टेक दिस मेडिसिन, यह दवाई लेनी है, ट्वाइस यानी कितनी बार, 2 बार, यह दवाई लेनी है 2 बार प्रतिदिन। अब यहां पर आप चाहे तो पर डे कर लें, चाहे प्रतिदिन कर लें, चाहे ए या एन। तो यहाँ डे की साउंड है तो हम क्या लिख देते हैं, ए डे। अगर आर्टिकल का सवाल, भाई आप ये सोचो ये सवाल है और ऑप्शन अपने आर्टिकल के पूछेगा तो इस तरीके से दे देगा दा, और यहाँ कोई भी नहीं देगा। आप सोचें, तो जब बात कर रहा है पर या प्रति की, तो जहाँ जहाँ हम ये काम में लेते हैं वो तो ये भी कर सकते हैं। और डा का साउंड है इस वजह से ए, यहाँ था तो एन, लिख लें आप आराम से। तो हमें क्या है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, एक एक छोटी छोटी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये था 9 पॉइंट। देखिए पॉइंट्स की बात नहीं है, बात ये है कि जब तक आप इनके एग्जाम्पल्स को स्टडी नहीं करेंगे तब तक अपना काम नहीं बनेगा। तो इसलिए रूल्स को याद करने के बजाय इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको स्टडी करें। आप एग्जाम्पल्स को देख लीजिए अच्छे से, आपको वो एग्जाम्पल्स से आप रूल समझेंगे, तब जाकर आपके दिमाग में वो चीज़ फिट होगी। और बाकी आप अगर सिर्फ नंबरिंग को देखते चलें कि यार 9 नंबर हो गए हैं, 10 नंबर हो गए, तो सिर्फ रूल्स तो किसी को नहीं रटे जा सकते। रूल्स रटने का कोई तरीका नहीं, और वो तरीका ठीक भी नहीं है। आप एग्जाम्पल्स को देखते जाएं, आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट और लेके चलते हैं आगे, 10th नंबर। ये भी अपना जो है प्रीपोजिशन से संबंधित बिंदु है। देखिए प्रीपोजिशन काफ़ी बार आर्टिकल से टकराव करेंगे। हम ये चीज़ें प्रीपोजिशंस के समय भी बात करेंगे इन बारे में, और यहाँ जब चल रही है तो यहाँ भी इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब भी कहीं आपको बाई के बाद में, प्रीपोजिशन बाई के बाद में कोई भी व्हीकल नेम लिखा मिले, व्हीकल से मेरा मतलब ट्रांसपोर्टेशन के जो होते हैं ना साधन, बस, ट्रेन, कार, टैक्सी, ये सब, तो जब भी बाई के बाद में कोई व्हीकल नेम हो तब हमें आर्टिकल की नीड नहीं है। और दूसरी स्थिति, अगर आपने यहाँ पर बाई की जगह पर कोई दूसरा प्रीपोजिशन देखा, वो चाहे इन हो या ऑन, देखिए इनकी बात तो जब प्रीपोजिशन आएगा तब की जाएगी। अभी हम बात करते, हमारा टारगेट अभी आर्टिकल है। जब आपको प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो ये चीज़ें वहाँ भी मेंशन होगी, लेकिन उस समय ये चीज़ें आपको जब पता होगी तो काफ़ी अच्छा जो है लगेगा वो चीज़ जानकर। अगर व्हीकल नेम दिया है, साधन का नाम दिया है, और उसके पहले बाई ना होकर इन या ऑन है, तो ऐसी स्थिति में हम ए भी कर सकते हैं और नाम के हिसाब से दा भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। कैसे सिचुएशंस पर कैसे डिपेंड करता है वो हम सेंटेंसेस में देख लेते हैं कि कब क्या होना चाहिए। हाँ, एक और सेंटेंस ले लेते हैं।
ये देखिए सेंटेंसेस, हमारा टारगेट यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है कि कब कौन सा प्रीपोजिशन आप लिख रहे हैं। अपना काम ये है कि प्रीपोजिशन जो दिया है आर्टिकल उसके हिसाब से कैसा लिखना है। जब हम प्रीपोजिशंस की बात करेंगे तो आर्टिकल से संबंधितता भी बताई जाएगी। अब देखो यहाँ कुछ सेंटेंस, आप आराम से वीडियो को पॉज करके अगर अच्छे से समझना है तो हर सेंटेंस में अपने ओपिनियन देने बहुत ज़रूरी है। आप जैसे जैसे इनको पढ़ते जाते हो वैसे वैसे आप लोग खुद भी अपने ओपिनियन दिया करें। साथ में खुद ओपिनियन देने का मतलब ये है कि आप भी ये बताया करें कि भाई इस जगह अगर हम होते तो हम अपना आंसर क्या देते, तब जाके वो चीज़ स्पष्ट होगी। इसलिए जहाँ जितने भी सेंटेंस लिखता हूँ मैं, वहाँ उन सेंटेंसेस में आप भी खुद अपनी तरफ से करने की कोशिश कर सकते हैं। हम बात करते हैं बच्चों को जाना चाहिए स्कूल बस से। यहाँ देखो बेटा, बस के पहले क्या लिखा है, बाई। व्हीकल नेम है बस, इसके पहले बाई लिखा है तो हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, बाई बस ही होगा। अगले सेंटेंस में वैसे यहाँ इन ऑन दोनों ठीक हैं, बाकी प्रायोरिटी देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऑन को जाती है, पर वो प्रीपोजिशन की चर्चा है, हमें वहाँ नहीं जाना है अभी। अपना काम ये है आर्टिकल का। यहाँ बाई की जगह इन ऑन है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एक बस से आया, और अगर वो सुनने वाले के लिए नॉन हो तो दा बस भी कोई बुरा नहीं है, पर ज़्यादा बेहतरीन ए को माना जाएगा, ए बस बेहतर है। मेरे पिताजी जाते हैं उनके ऑफिस टैक्सी या कार से, तो बाई लिखा है तो बाई के बाद में चाहे टैक्सी हो या कार, हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। पर अगर यही चीज़ बात करें अगले सेंटेंस में, सी वेंट टू जयपुर इन टैक्सी या इन कार, तो यहाँ इनके पहले इन है तो ज़्यादा बेहतर ए। आप दा भी लगा सकते हो, लेकिन दा ज़्यादा जो है प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग वैसे उस स्थिति में खुद नहीं, हमें तो सिर्फ सेंटेंस ही है सारा आईना। सेंटेंस को देखकर कैसे पता चले कि बोलने वाले के लिए वो नॉन है या नॉन, तो इस वजह से ज़्यादा बेहतर ए को ही माना जाता है। अब ए नहीं है तो मजबूरी बस दा लिख देते हैं, बाकी बाई के बाद में आर्टिकल नहीं लिखना है, ये यहाँ ज़रूरी है ध्यान रखना। जैसे वी शैल गो देयर ऑन अ ट्रेन, एक ट्रेन से गए। एक यहाँ और भी मैं आपको चीज़ मेंशन स्पेशल कर देता हूँ कि देखिए कभी कभी हम पैदल चलने के लिए लिखते हैं ऑन फुट लिखते हैं, तो यहाँ भी किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं। ये भी आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि हम वहाँ पैदल जाएंगे, तो पैदल जाने के लिए आप लोग जो है किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। जैसे ट्रेन के लिए तो आपने लिख दिया ए, पर पैदल जाने के लिए सिर्फ ऑन फुट ही लिखा जाता है, वहाँ जो है किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने अभी तक कितने पॉइंट्स की स्टडी कर ली है, 10 की। तो आप पॉइंट की संख्या पर ध्यान नहीं दें, अपना ध्यान देना है किस पर, अपना मेन जो स्ट्रक्चर, अपना जो ध्यान देना चाहिए वो हमें देना है आर्टिकल पर। ठीक है, तो ये आप लिख लें आराम से वीडियोस को पॉज करते हुए, और लिखने के बाद फिर अपना जो मेन काम रहता है वो ये रहता है कि इन सब को एक बार एग्जाम्पल्स को ही अच्छे से स्टडी कर लें। तो ये था ग्रामर वाला पोर्शन। अब हमारा जो 10 से 15 मिनट का जो वक्त है अपना वर्ड मीनिंग का, क्योंकि आपको मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ ग्रामर से काम नहीं बनता है, अपने साथ के साथ जो है वर्ड मीनिंग वाला पार्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्लास में जो है डेली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करते हैं, ग्लोसरी याद करते हैं, कन्फ्यूजिबल वर्ड अपना चल रहा है। जल्दी ही बाकी वर्ड मीनिंग को भी अपन साथ में लेंगे, क्योंकि एक साथ सारा कवर नहीं हो पाता है। तो वन वर्ड्स में अब तक हम लोग 3 ग्रुप कर चुके हैं। पहला साइड का था, दूसरा थीस से रिलेटेड कुछ वर्ड थे अपने, फिर हमने जो है बात की शासन वाली। अब आगे चलते हैं, डेली के डेली 1 बाय 1 करके वर्ड आप लिख सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हाँ देखिए नंबरिंग जो है, नंबरिंग से मतलब नहीं, हमें याद होना चाहिए। जैसे साइड के 15 करा दिए हमने वर्ड, ठीक है। शासन वाले वर्ड याद करा दिए हमने 10, 5 और भी हमने याद कर लिए हैं, टेस्ट वगैरह के भी हमने याद किए हैं। आज वो वन वर्ड हम याद करेंगे, आज वो वन वर्ड हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो जिनमें शब्द आता है GAM,
GAM दिखने में लग रहा है जैसे गेम लिखा है, वैसे ये गेम वो वाला गेम नहीं है। तो इसको देखो, गेम ये शब्द अगर किसी वर्ड में अटैच है तो आप समझें कि वो शब्द किससे संबंधित है, रिलेटेड टू मैरिज, विवाह से संबंधित शब्द, विवाह से संबंधित शब्द। तो हमारे वन वर्ड अपनी जो कॉपी में, नोटबुक में 1 बाय 1 करके जो है चलते चले। डेली जितनी क्लासेस होगी अपनी, सभी में वन वर्ड्स कंटिन्यू रहेंगे। और एक लास्ट में लिख देते हैं, देखिए इनमें अधिकतर शब्द गेम लिखा है, तो गेम वाली शब्द है ये, जो कि विवाह से संबंधित शब्दावली है। देखो हमेशा ध्यान रखें, मोनो, ये मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपकी हेल्प के लिए, मोनो जो है इसका मतलब हमेशा होता है एक, बाई यानी दो, परमानेंट, और पोली यानी दो से ज्यादा, मैनी भी होता है इसका। तो मोनोगेमी, मोनोगेम यानी विवाह, मोनो यानी एक, कितना विवाह, तो 1 मैरिज, एकल विवाह भी कहते हैं कि एक विवाह। आपको 3 चीजें समझ में आनी चाहिए, पूछे कि एक पत्नी रखना मोनोगेमी, एक पति रखना मोनोगेमी, और एक शादी करना मोनोगेमी, वो तीनों स्थितियां आपको ध्यान रखनी है। तो मोनोगेमी यानी एक विवाह, एक पति एक पत्नी। बाई मतलब 2, तो कितनी शादियां, 2 मैरिजेस, 2 विवाह, 2 विवाह को हम क्या बोलते हैं, बाईगेमी। 2 पति रखना बाईगेमी, 2 पत्नियां रखना बाईगेमी, 2 विवाह करना बाईगेमी, बात एक ही है। फिर बात करते हैं पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, सेवरल, सेवरल मैरिजेस भी कह सकते हैं। इसको इस तरीके से समझे भाई आप कि एक समय पर 2 से ज्यादा विवाह रखना, तो वो पॉलीगेमी होता है, बहुविवाह। अब देखिए यहाँ एक चीज और है कि अब तक तो हम बात कर रहे थे कि पति पत्नी दोनों के लिए सेम शब्द आ रहा है, ये 2 शब्द थोड़े अलग हैं। बहुपत्नी और बहुविवाह के लिए आता है सेवरल हस्बैंड्स के लिए पॉलीगेमी, पर ये एंड्री शब्द, एंड्री पुरुष के लिए आता है, तो इसका मतलब होता है हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। यहां देखें, पॉलीगेमी बहुविवाह या बहुपत्नियों के लिए आता है, लेकिन अगर बहुत सारे पति रखने की बात आती है तो स्पेशल उसके लिए शब्द बना हुआ है पॉलीएंड्री, इसका खासकर ध्यान रखें। सेलिबेसी, देखिए सेलिबेसी वर्ड सेलिब्रेशन जैसा है, सेलिब्रेशन मतलब जो आदमी अविवाहित रहता है उसका सेलिब्रेशन चलता है जीवन भर, तो इसको हम लिख सकते हैं बीइंग नॉट मैरिड। बीइंग नॉट मैरिड का मतलब क्या हुआ, बीइंग नॉट मैरिड का मतलब अविवाहित जीवन, सेलिब्रेशन जैसा, सेलिबेसी सन्यासी जीवन। तो मोनोगेमी एकल विवाह, बाईगेमी 2 विवाह, पॉलीगेमी अधिक विवाह, पॉलीएंड्री अधिक पति रखना, बहुपति रखना, बहुत सारे पति रखना एक साथ, और सेलिबेसी सन्यासी जीवन कह दीजिए या और कुछ। तो ये था अपना 1 वर्ड वाला पार्ट, इसको आप आराम से पोज करके लिखते जाएं। इसके बाद में हम लोग जो रोज क्लास में करते हैं वो करते हैं ग्लॉसरी। देखिए ग्लॉसरी का ये है, आप हिंदी में भी, हिंदी का जो पेपर होता है वहाँ पर भी आप अच्छे से देखें, इंडिविजुअल इसके 4 से 5 प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं, इंग्लिश में भी पूछ लिए जाते हैं ये, पर हमारे को तो सारे याद करने जो अपने सिलेबस या अपने से संबंधित शब्द हैं। हम पहले भी इसके काफ़ी वर्ड याद कर चुके हैं, वही रोज के 5, तो आज भी 5 लिख लेंगे, क्योंकि डे बाई डे थोड़ा बहुत ही याद कर पाते हैं, एक साथ बहुत सारे याद नहीं होते हैं। फॉरवर्ड, गैजेट,
ऑनरेरी, इंडेंट, नो ड्यूज सर्टिफिकेट। इनका अच्छे से हिंदी में ही अर्थ समझ लें, क्योंकि हिंदी वाला ही ज़्यादा अपने काम का रहता है, याद करने पड़ेंगे इनको। देखिए, फॉरवर्ड का वैसे तो आप मतलब समझते हैं किसी चीज़ को आगे भेजना, लेकिन अगर इनकी बात करें तो अपने को सबसे बेहतर अर्थ क्या लिखना है इसका? अग्रवर्ती। वैसे आप समझ गए होंगे किसी चीज़ को आगे भेज देना, पर अगर बात करते हैं कार्यालय पारिभाषिक शब्दावली की तो इसका अर्थ होगा अग्रवर्ती, यानी आगे भेजना। गैजेट आप सुना होगा, गैजेट किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट मैगजीन टाइप की कह सकते हो। राजपत्र, राज यानी सरकार का पत्र भी समझ लें आप। ऑनरेरी, ऑनरेरी यानी होता है अवेतनिक, या एक शब्द और भी इसमें आता है माननीय। अवेतनिक जो बिना सैलरी की बात करता हो, बिना पेमेंट के काम करता हो, अवेतनिक। इंडेंट, इंडेंट का मतलब क्या है? मांग पत्र, जिसमें अपनी मांगे लिखी गई हो। और नो ड्यूज सर्टिफिकेट, भाई सर्टिफिकेट तो प्रमाण पत्र, और नो ड्यूज का मतलब क्या होगा? अदेय प्रमाण पत्र। भाई जैसे आप कहीं से कहीं जा रहे हैं, या आपने कोई एक विभाग से दूसरी विभाग में आपका चयन हो जाता है, तो आपको पिछले विभाग से नो ड्यूज प्राप्त करना होगा। नो ड्यूज का मतलब कि यहाँ भाई इनकी कोई चीज़ शेष नहीं रही है, बाकी नहीं रही है, तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट, अदेय प्रमाण पत्र। आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ को अच्छे से नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अपनी ग्रामर चलती है तब तक ये भी ज़रूरी है, सिर्फ ग्रामर से 50% तैयारी ही हो पाती है। अब बात करते हैं, हमारा एक पार्ट और इसके साथ चलता है, वो है कन्फ्यूजेबल वर्ड। वो भी रोज़ के हम 2-3 लिखते हैं और कंटिन्यूटी रखेगी इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आप सब भी अपनी अपनी अलग अलग नोटबुक में अलग अलग जगह इनको मेंशन कर सकते हैं। प्राइस और प्राइज, तो ये देखिए आराम से, वही डेली के 3 से 4 वर्ड जो है अपन इनके डिस्कस करते हुए चलते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग जो है वो भाषा का आधार है। अगर शब्दों की जानकारी है तो भाषा का जो हमारा ज्ञान है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए प्राइस, प्राइस का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसका अर्थ क्या है बेटा? कीमत। और प्राइज, प्राइज का मतलब क्या है? इनाम, कोई रिवार्ड मिलता है, तो कीमत और इनाम। लेटर का अर्थ क्या है? पत्र कह दें, या हम और क्या कह सकते हैं? अक्षर। और ये लेटर का मतलब है दूसरा, दूसरा भी कह सकते हैं, और कभी कभी इसको कहते हैं बाद वाला, दो में से बाद वाला। और ये लेटर बोलते हैं किसी भी समय के बाद में या पश्चात, जैसे कभी कभी बोलते हैं सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, तो वो लेटर ये वाला है। मैरी, मैरी का मतलब विवाह, जैसे मैरिड वर्ड नहीं होता क्या? विवाह करना। और ये मैरी, जैसे आप किसी को विश करते हैं, मैरी क्रिसमस बोलते हैं, मैरी क्रिसमस बोलते हैं। जैसे हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी दिवाली बोलते हैं, वो अंग्रेजी में मैरी क्रिसमस बोल देते हैं, तो वो मैरी ये वाला है। आगे बात करते हैं नवल। नवल यानी नौसेना से संबंधित, नौसेना से संबंधित शब्द या कोई चीज़। ये था ना नेवी, नेवी के, नौसेना से रिलेटेड। और ये नेवल हमारे शरीर का हिस्सा, जो हमारे पेट पर नाभि होती है बेटा, उसको कहते हैं नवल। तो अच्छे से देख ले इनको, सारे जो वर्ड मीनिंग वाला जो पार्ट है अपना, ये बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी, अगर इनको आपको थोड़ा सा ये रहता है कि सर सिर्फ लिखने से याद नहीं हो रहा है, तो आप भी एक चीज़ कर सकते हैं। इनका जो डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी होती है, उसमें हर शब्द के आगे एक एक सेंटेंस लिखा होता है, आप उसको नोट कर लें।
कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ इनको रट लेने से देखो आधा काम होता है। आधा काम फिर ये है कि हर शब्द के साथ में उसका पूरा सेंटेंस लिख लो आप। जैसे मान लीजिए आपको इस प्राइस का लिखना है, तो आप डिक्शनरी खोलें और इस प्राइस के साथ जो सेंटेंस दिया हुआ है आप उसको देख लें आराम से, तो ये अच्छे से अपना पार्ट कवर हो जाता है। तो ये सारे ही जो पार्ट हैं, चाहे आप इस मेरी के लें, भाई आपको पता हो जैसे मेरी ये वर्ब है, क्रिया है, तो इसकी फॉर्म क्या है, जैसे मैरी, मैरिड, मैरिड, तो ये सारी चीज़ें, तो 3 पार्ट अपने वर्ड मीनिंग के साथ चल रहे हैं। एक बार मैं साइड में, कि आप आराम से पोज करके इन सबको लिख लें, इनका मीनिंग लिख लें, और इनके एक एक दो दो जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप साथ के साथ लिखते जाएं, तब जाके अपना काम बनता है। तो यहाँ देखिए हमने क्या क्या बात की, अपना वही ग्रामर वाला सेक्शन चल रहा, इसके साथ हमारा वर्ड मीनिंग वाला भी। देखिए वर्ड मीनिंग वाले को आप थोड़ा जान, अब एक चीज़ और जो हमें जल्दी ही शुरू करनी है वो है प्रैक्टिस वाला पार्ट। प्रैक्टिस का मतलब ये है, देखिए ग्रामर वाली प्रैक्टिस तो साथ के साथ चलती जाएगी और वर्ड मीनिंग भी अपना चल रहा है। एक जो पैसेज वगैरह के जो पार्ट आते हैं उनकी ज़रूर मैं जल्दी ही एक, पहले हम कुछ अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई उनके कुछ पैसेजेस को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे 1 बाय 1 करके, ताकि एक आपको अनुमान हो कि पैसेज इस तरीके से आता है, इस तरीके के क्वेश्चन हो सके, और फिर बाकी हम कुछ खुद भी कुछ पैसेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही ठीक है, फिर मिलेंगे।